डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 से संबंधित पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो उच्च माध्यमिक वर्ग है पीजीटी कक्षा 11 से 12 के लिए पेपर 2 राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां लेकर हाजिर हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका रंजीत सर के दिशा निर्देश में तैयार किया गया है और इसका आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। एसटेट का जो पेपर है आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के या पॉलिटिकल साइंस के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एसटेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है या बीपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं, ठीक, क्योंकि ये इसका एग्जाम दूसरा है, क्योंकि दोनों जो परीक्षा है दोनों विभिन्न आयोगों के द्वारा ली जाती है, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। एस्टेट आसान है, मैं तो कहूंगा ये राय दूंगा कि अभी से आप बीपीएससी के लिए लग जाइए। चलिए आज का फिफ्थ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट है और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हो सके तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया, किसके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया? बेहद आसान सा प्रश्न है। तो देखिए ये कंफ्यूजिंग आंसर है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया? ये 1848 में लिखा गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसको जो मार्क्सवादी है उनका बाइबल कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? यानी 352 का प्रयोग करना होगा, तो किन किन कारणों से या किन आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो एक तो आपका बाह्य विद्रोह हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो और क्या हो? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जो है, और एक युद्ध की स्थिति में आप कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। न तो सरकार अस्थायित्व के आधार पर, नहीं आर्थिक संकट के आधार पर। तो ये राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है किस चीज का वर्णन करता है? जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से प्रमुख तौर पर जो 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? कौन सा सिद्धांत है या कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा अप्रोच है? तो ये आपका है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी विधिक संस्थात्मक संस्थागत उपागम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है? ये है आपके सिविल नेशनलिज्म, यानी नागरिक राष्ट्रवाद का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। किसका? किस प्रकार के समाजवादी ऐसा कथन समर्थन करते हैं या इस कथन की व्याख्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद को हम गिल्ड सोशलिज्म भी कहते हैं। इसने पुरानी राज्य संस्था को शोषण का साधन मानते हुए राज्य शक्ति का अंत करना चाहा। इसने तर्क दिया कि जब कामगारों की श्रेणियां सारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएंगी, तब कहीं कोई विवाद पैदा होने पर राज्य की भूमिका केवल विवाचन, आर्बिट्रेशन और न्याय निर्णय की रह जाएगी। नागरिक प्रशासन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इसने नए संगठन के निर्माण का सुझाव दिया। कौन? श्रेणी समाजवाद।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है? इस अध्ययन में किस पुस्तक में? तो जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सन 49 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में तो आरक्षित नहीं, लेकिन कानून बन गया है। अब ये जो प्रावधान लागू होगा 2029 से लागू होगा। उस हिसाब से देखिए जरा, ये तो आपका सही होगा आंसर, तो इसने ये दिया है। लेकिन कि अगर वर्तमान में देखें हम, तो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, ये गलत है। वर्तमान की दृष्टि से ये कथन सही नहीं है। अब ये जो ये व्यवस्था है ये अब सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षणात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया? कौन? तो ये थे आपके सीबी मैकफरसन महोदय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सीबी मैकफरसन ने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षणात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भित हुए। ठीक, और ये क्वेश्चन देखिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन समाजों के उद्भव का सही कालानुक्रम नहीं है? यानी जो कार्ल मार्क्स विभिन्न प्रकार के समाज के उद्भव का विकास करता है, या जो आपका हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन करता है, उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास की जो व्याख्या करता है, वो 5 युगों में बांटता है। तो सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग, फिर उसके बाद दास युग, आदिम साम्यवाद, फिर दास व्यवस्था थी, फिर सामंतवादी युग, और फिर पूंजीवादी व्यवस्था, फिर उसके बाद कौन सी व्यवस्था है? साम्यवाद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये है आपका इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो आपको याद रखना चाहिए, ये क्रम आपसे पूछता है, चाहे बीपीएससी का पेपर दें, चाहे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी पेपर दें, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? तो विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है? तो जो आपका नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को समान मानना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 कि निम्नलिखित में से किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो ये है आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत यानी एलिटिस्ट थियरी या अभिजन सिद्धांत किस पर सर्वाधिक जोर देता है? तो जो लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, वो सहभागिता से अधिक स्थायित्व पर बल देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें कि सामाजिक, कौन सा कथन सही है कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक? बिल्कुल नहीं। नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, ये आपका सही ऑप्शन होगा 14वें का बी। मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकारों से तात्पर्य है निश्चित स्तर की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का अधिकार तथा सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना निरूपित की है? यानी जो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी की बात करने वाले कौन से विचारक हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। और बिना मतलब कि इधर उधर दाएं बाएं बिना इधर सोचे, ये है आपकी आइजा बर्लिन। आप अभी इसको कंठस्थ कर लीजिए,
बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनकी एक फेमस पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ठीक, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत की इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है कि पहला कथन देखिए कि नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, ठीक, किसके बारे में चर्चा कर रहा, ये पूरी बात नहीं की है इसने। नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारिता हो, ठीक, प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता हो, ठीक, सामान्य जन लोकतंत्र के वाहक हैं जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है, सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक, ये गलत है, बनाया जा सकता है, चौथा गलत। प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा है तो 1, 2, 3 उसकी विशेषता है, चौथा ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जोसेफ शुम्पेटर ने लोकतंत्र का संभ्रांत वर्गवादी सिद्धांत यानी अभिजन सिद्धांत, एलिटिस्ट थियरी प्रतिपादित किया गया और उनकी एक फेमस पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से दबाव समूह के निर्धारक हैं, दबाव समूह के कौन कौन से निर्धारक हैं, दबाव समूह के प्रवृत्तियों के निर्धारक कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से तरीके हैं उनके, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, एक तो राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा, ठीक, दलीय व्यवस्था की प्रकृति और राजनीतिक संस्कृति तीनों ही निर्धारक हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1, 2, 3। और ये जो निर्धारक जो बात किए गए हैं ये एलन बॉन्ड के द्वारा किया गया निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको मैच करना है कि क्या क्या दिए गए कुट का सही प्रयोग करें, ठीक। पहला है कि राज्य एक बुराई है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की स्वार्थपरता और लोभ के कारण होती है, ये विचारधारा मानने वाले आपके समाजवादी विचारक हैं। बी है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम मूर्तिमान रूप है, ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। और राज्य एक सहकार्यनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है, तो ये जो है आपका गांधीवादी से विचारधारा से संबंधित है। और राज्य निरपेक्ष, स्थायी, सर्वशक्तिमान एवं अति प्राकृतिक रूप से संस्वीकृत संस्थान है, ये है आपका फांसीवादी विचारधारा का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपको मैच करना है निर्णय निर्माण मॉडल और आपका उससे संबंधित विशेषताएं। तार्किक मॉडल संबंधित है आपका किससे, ये आपका संबंधित है निर्णयकर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया की लागत और लाभ का परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं, चयन करते हैं, ये ए का हो जाएगा। और बी संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल, ये है आपका कि निर्णयकर्ता मानक प्रचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। अधिकारिक तंत्रीय राजनीति मॉडल, ये आपका संबंधित है विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। और व्यक्तिगत निर्णय निर्माण मॉडल जो है वो आपका है निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण अथवा वर्णशील प्रत्यक्षण से ग्रस्त होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी ये भी है सूची मैच करना है, एक तरफ सिद्धांत है और उससे संबंधित सिद्धांतकार, ये मैच करना आपको। न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी जो सिद्धांत है ये आपका संबंधित है किससे, 21 का न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत है रॉबर्ट नॉजिक
रॉबर्ट नॉजिक। ठीक। और न्याय का पात्रता सिद्धांत, ये संबंधित है जॉन रॉल से। न्याय का संकुचन सिद्धांत, न्याय का संकुचन सिद्धांत है ये आपका एफ ए हेयक से। और न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत है रिचर्ड जेनेट रेडक्लिफ रिचर्ड से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूह की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो गैब्रियल आमंड ने हित समूह के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल, फिर असमुदायात्मक यानी नॉन नॉन एसोसिएशनल, चमत्कारी यानी कि एनॉमिक, और समुदायात्मक यानी एसोसिएशनल। ठीक। तो इसमें आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो डी, अभिवृत्तिक हित समूह की बात नहीं करता है गैब्रियल आमंड। क्वेश्चन नंबर 23, यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड चांसलर निम्न में से किनसे संबंधित है? तो यूके में यानी ग्रेट ब्रिटेन में जो लॉर्ड चांसलर है न्यायपालिका के अध्यक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स को किस प्रकार समाविष्ट किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये संविधान के प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंशियल कैबिनेट का कैसे गठन किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दलीय बहुमत द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन एक दलीय बहुमत द्वारा होता है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसी राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किस एक के पास है? 26 का राइट आंसर होगा बुंदेसटाग के पास। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 कि वेबर के मत में निम्नलिखित में से किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की? किसने? ये है आपके लोक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विकास का चरण उपागम में निम्नलिखित में से किसने वन्य एवं पशुचारण के चरण प्रस्तावित किए? थे डब्ल्यू रोस्टो। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत से जो संबंधित है आपके मार्टिन कप्लान है। 6 प्रतिमानों का वर्णन करते हैं ये। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताने कौन सा कथन सही है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में संशोधन किया जा सकता है यदि कोई प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात 2/3 राज्य विधायिकाओं में मत द्वारा स्वीकृत किया जाए। ये कथन सही है और पहला ऑप्शन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी राष्ट्रपति प्रत्याशी स्पष्ट विजय के लिए वांछित न्यूनतम 270 कॉलेज मत प्राप्त नहीं कर पाता तो प्रतिनिधि सदन निर्वाचक मंडल में प्रथम 3 स्थान पाने वालों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनता है। ये कथन भी सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 31 है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो लुसियन पाई जो राजनीतिक विकास के संकटों की बात करता है, कौन कौन से हैं याद रखिएगा। वो वैधता पहचान और सहभागिता का एकीकरण का संकट की बात करता है। 4 प्रकार की बात करता है वो। तो इसमें कौन कौन सा है? तो एक तो पहचान का संकट और वैधता का संकट। इसके अलावा 2 और संकटों की बात करता है, पहुंच का संकट और सहभागिता का संकट। ठीक। और एकीकरण का संकट। सॉरी, कुल 6 प्रकार के संकटों की बात करता है। एक तो जान लीजिए पहचान का संकट है, वैधता का संकट है, पहुंच का संकट है, सहभागिता का संकट है, एकीकरण तथा वितरण का संकट बात करता है। ठीक। तो पहला और दूसरा राइट आंसर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने गैर यूरोपीय समाजों के वर्णन के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की पदावली शब्द का प्रयोग किया? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ये शब्द किसने यूज किया है? तो ये यूज करने वाले हैं आपके कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है? तो द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है आपके केनेथ बोल्डेन। क्वेश्चन नंबर 34, यूनाइटेड किंगडम के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कि सब वित्त विधेयक यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर द्वारा इस प्रकार प्रमाणित है, यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा बिना संशोधन पास नहीं किए जाते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पुनः स्थापित करने के 1 माह के भीतर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना कानून बन सकते हैं। पहला कथन सही है और ये व्यवस्था भारत के संदर्भ में मात्र 14 दिन के लिए। यूके की संसद उत्तरी आयरलैंड के लिए सभी विधियों को अनुमोदित करती है, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है आपको बताना है कि बुंदेस्टाग में स्थानों के आवंटन की निमेयर विधि उन मतों के अनुपात से संबंधित है कि जो स्थानीय चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए हैं, वही है आपका निमेयर विधि। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का यह अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है, उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों की अलग अलग कल्याण में, विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। ठीक, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का अर्थ यही समझिए आप। 37 देखिए कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय क्या सुनिश्चित करने का है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय है कि नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, खेल सिद्धांत के विषय में सही कथनों पर आपको विचार करना है। सही कथन आपको बताना है कि यह गणित की शाखा है जो समझौते के परिणामों के भविष्य कथन से संबंधित है। सही है कि सबसे पहले इसका विकास गणित में हुआ, तो सही पहला। दूसरा देखिए कि यह 1950 और 1960 के वर्षों में अमेरिकी सोवियत परमाणु युद्ध की संभाव्य स्थितियों को समझने के प्रयास में संलग्न विद्वानों द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार से प्रयुक्त किया गया, ये भी कथन सही है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सामान्य सिद्धांत है, तीसरा भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जर्मनी के संविधानगत लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है कि निर्दिष्ट मानव अधिकारों को केवल संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, ये कथन सही है। संघीय ढांचे अथवा राज्यों ने लैंडर की शक्तियों से संबंध उपबंधों में परिवर्तन हेतु कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ये, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से जो आपका पहला ही केवल सही होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी आपको ये सूची है उसे मैच करना है। सीले, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फलहीन है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़हीन है। ये फेमस कोट है जॉन सीले का, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आप इसको जरूर याद रखिए। गैब्रियल आमंड क्या कहता है कि संज्ञानात्मक अवस्थिति के लिए परंपरागत तत्व मीमांसा के दावों की अस्वीकृति करता है, तो बी का तीसरा होगा। रॉबर्ट ए टहल, आर ए टहल क्या कहते हैं, तो इनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों के ऐसे सतत प्रतिरूप के रूप में जिसमें बड़ी सीमा तक शक्ति, शासन अथवा सत्ता शामिल होती है। और कार्ल पॉपर का क्या कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था एक वैध भौतिक प्रपीड़न के रूप में है। तो इस हिसाब से जो आपके आंसर होंगे
कौन कौन से, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो है आपका कि विल किमलिका सांस्कृतिक अधिकारों की बात करते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है आपको कि जेरेमी बेंथम ने नैतिक स्वायत्तता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा, कथन सही है। जेरेमी बेंथम ने इस विचार का समर्थन किया कि शक्ति विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करता है, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही हुए, यानी सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कि समस्या समाधान के प्रति अभिविन्यास, सामूहिक क्रिया के प्रति अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास और अन्य लोगों के प्रति अभिविन्यास, निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त को राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये हैं आपके कौन? तो रॉबर्ट डाल है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तर्क बुद्धिवाद थॉमस हॉब्स है, सही है। विपक्षवाद लियो स्ट्रॉस है, सही है। संरचनावाद लुई अल्थ्यूजर है, सही है। उत्तर संरचनावाद माइकल फुको, ये गलत है, ठीक। तो डी सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? तो प्लस की उदारवाद सही है, आप मतलब कि परंपरागत उदारवाद जॉन लॉक, ठीक सही है। और समतावादी उदारवादी जॉन मेनार्ड किन्स बिल्कुल नहीं, गलत है। नव उदारवाद टी.एच. ग्रीन भी गलत है। नवीन उदारवाद बर्नार्ड बोसांकी, कथन सही है। पहला और चौथा सही, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों में से किसने यह मत विकसित किया है कि राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यतः एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है और निर्णय निर्माण में प्रासंगिक सभी कारक व्यवस्थित अनुभविक परीक्षण के विषय हो सकते हैं? किसका कहना है? ये कहना है आपका हराल्ड लासवेल का। 47 देखिए, 47 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामसी के लिए नागरिक समान रंगभूमि क्या है? नागरिक समाज की रंगभूमि क्या है? तो 47 का राइट आंसर होगा कि उसके लिए प्रपीड़न पर सहमति की, प्रभुत्व पर प्राधान्य की, शक्ति पर नेतृत्व की और संघर्ष पर समाधान की, चारों ही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आपका है कि प्राधान्य का सिद्धांत, 48 है प्राधान्य का सिद्धांत, केंद्र परिधि केंद्र परिधि सिद्धांत, रुक जा ये गलत है। प्राधान्य का सिद्धांत नौपनिवेशवाद के नौक्रोमा, ये आपके सही है, ठीक, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन सी नौपनिवेशवाद की बात करने वाला एक्रोमा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 कि ये आपको मैच करना है, एक तरफ विचारक है उनसे संबंधित संकल्पना यानी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाँ 49, ये ग्राहम वॉलिस किसकी बात करते हैं? तो ये बात करते हैं मानव विश्लेषण की। आर्थर बेंटले किसकी बात करते हैं? ये समूह की बात करते हैं, दबाव समूह की बात करते हैं। चार्ल्स मेरियम ये बात करते हैं एक वैज्ञानिक उपागम की बात करते हैं, और बेनफिल्ड एक आंदोलन संघर्ष की बात करते हैं। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, नहीं सॉरी डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है
ये आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अवधारणा, उनसे संबंधित सिद्धांत। माइकल क्रोजियर जो है किससे संबंधित है? माइकल क्रोजियर संबंधित हैं आपके प्रिज्मी, ये आपके संबंधित हैं माइकल क्रोजियर, ये अधिकारी तंत्रीय परिघटना से। रॉबर्ट मिशेल, ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मतलब ये अल्पतंत्र के लॉ नियम, अल्पतंत्र का लॉ नियम, लॉ विधि से संबंधित है। जो फ्रेडरिक्स हैं ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, यानी प्रिज्मी अधिकारी तंत्र की। और ब्रूनो रीजी बात करते हैं विश्व का अधिकारी तंत्रीकरण की। तो इस हिसाब से सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो राज्यसभा के पास की एकमात्र शक्ति क्या है कि नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण में की संस्तुति करना। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो आधुनिक समाज में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो है आपका, एक तो विशिष्ट है, सार्वभौम है, और इंस्ट्रूमेंटल मतलब यंत्रीय और सहायक है। आरोपणी मतलब एस्क्रिप्टिव नहीं है। चौथा नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किन्होंने नौ यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए? कौन? तो ये आप में केनेथ वॉल, जोसेफ नाई, और साथ में कौन होंगे? 53 नौ यथार्थवाद, जॉन मर्सिमर, केनेथ वॉल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है? समाजशास्त्री उपागम कैटलिन, दर्शन शास्त्री उपागम लियो स्ट्रॉस, ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स, या समाकलित उपागम कार्ल जे फ्रेडरिक। तो ऐतिहासिक उपागम इसमें आपका जॉन रॉल्स, इनका ही समझौतावादी सिद्धांत है, न कि ये ऐतिहासिक। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए बेंथम का मानना था कि संप्रभु की शक्तियां अविभाज्य, असीमित, अदेय और स्थायी है। ये बेंथम का नहीं बल्कि जॉन ऑस्टिन का है। ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो रोनाल्ड डॉर्किन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म बिल्कुल नहीं, इनकी रचना टेकिंग राइट्स सीरियसली है। जॉन लॉक की रचना है एन एसे ऑन टॉलरेंस, ये आपका सम्मिलित है। ठीक। और जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, चार्ल्स टेलर पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक। तो सम्मिलित कौन सा है? जॉन लॉक बी, केवल जॉन लॉक की रचना टेक एन एसे ऑन टॉलरेंस है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक, कौन सी घटना पहले हुई फिर उसके बाद फिर उसके बाद? तो 57 का राइट आंसर होगा कि सबसे पहले जो आपका भारतीय नौसेना विद्रोह है ये हुआ आपका 1946 में, याद रखिएगा। और आपका पूना पैक्ट आपको पता ही है कब हुआ, 1932। और नमक सत्याग्रह कब हुआ? ये आपका इससे पहले, पुना पैक्ट से पहले 1930, जिसको आप दांडी मार्च भी बोल सकते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार ये आपको पता ही है कि 1909 सांप्रदायिक पंचायत। ठीक। तो ये सबसे पहले, तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पहले आपका मार्ले मिंटो, फिर उसके बाद नमक सत्याग्रह, फिर पुना पैक्ट, और फिर भारतीय नौसेना विद्रोह। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया गया? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये की है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ये आपको मैच करना है, द्विसदनात्मक व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया?
तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया, ये आपको मैच करना है। कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, तो एक का तीसरा और है आपका विधायी अवक्रमण की बात किसमें की गई, तो ये आपका हुआ भारत परिषद अधिनियम 1861। पृथक निर्वाचन कब दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार 1909। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की कब की गई, ये 1935 के अधिनियम में। इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कौन सा एक कथन सही है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे, सही है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है, यानी कौन सा एक डीपीएसपी नहीं है, डायरेक्टिव पॉलिसी फॉर स्टेट, कौन सा इसमें से नहीं है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व। तो डी राइट आंसर होगा, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया, तो ये 25वां संविधान संशोधन अधिनियम है आपका। कौन सा 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग आर्टिकल 31 सी यानी 31 ग जो है उसमें अंतर स्थापित किया गया था। और इस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39 के खंड ख या ग में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुपालन के लिए कोई विधि बनाता है तो उस विधि को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 का अतिलंघन करती है। इसमें किया गया तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन आपको बताना है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन। कि चूंकि भारत के संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां संसद के मतदान के लिए नहीं रखी जाती हैं, अतः कोई भी सदन इन प्रावधानों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है। ये कथन आपका सही है कि गलत है, यह कथन बिल्कुल आपका गलत है, एक गलत है। दूसरा, वार्षिक वित्त विधेयक भारत की संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है, तो दूसरा कथन सही है। तो इसमें केवल दो सही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है, कौन, तो यह है आपका देखिए इसमें प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य परिसीमन आयोग करेगा, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका होगा सार्वजनिक उपक्रमों की संबंध समिति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपको बताना है कौन कौन से सदस्य, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है। कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये कथन सही है। अनुच्छेद 110 इसकी व्याख्या करता है 110(3), ये कथन आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को सिद्धन विधेयक माना जाने वाला प्रश्नगत कर सकते हैं, भले ही
उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि ये का अधिकार केवल हाउस ऑफ द स्पीकर को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति को। तो पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन ए राइट आंसर केवल एक। क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है? कौन? तो ये है आपका 31 बी। 31 बी राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है। कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। ठीक है, पहला सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाता है, ये कथन भी सही है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के सत्रावसान पर व्यक्तिगत हो जाता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा गलत। चौथा देखिए कि राज्यसभा में आरंभित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है और जो राज्यसभा में लंबित हो व्यक्तिगत नहीं होता है, सही है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटे के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। कथन सही है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में किसी अंतर्राज्यीय नदी विवाद किसी जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यस्थता के निर्देश के लिए उपलब्ध है। ठीक है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दोनों 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा देखिए, उपरोक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव की अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये सही है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना है। सही, यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उन्हें पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाध्यकारी होगा। जब संसद दोबारा उसके पास भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि उस पर अपनी सहमति दे। कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखिए कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, भू सीमाओं अथवा नामों के परिवर्तन के प्रयोजन से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, न तो 1 नहीं 2। 72 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो 359 आपका जो संबंधित है वो है आपका किससे? कि आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों की प्रवर्तन का निलंबन। ठीक, इससे संबंधित है, सी राइट आंसर होगा। 73 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन के आहरण के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है। सही है, दोनों कथन सही है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। ठीक, क्षेत्रीय परिषद ये 1956 में अनुच्छेद 263 में इसकी व्याख्या की गई। तो ये कथन सही है आपका। और दूसरा, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ठीक, और केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया गया है। सही है। दूसरा और तीसरा सही, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा 1956 का जो अधिनियम में आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद देखिए, पहला ऑप्शन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, सही है। तो तीन ऑप्शन सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 75 कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। ठीक, और दूसरा क्या, ये सही है आपका, कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो गई हो, ये भी सही है। पहला दूसरा सही। दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित हुए बिना विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 माह से अधिक समय बीत चुके हो, ऐसा नहीं है। तीसरा गलत है, तो बी राइट आंसर होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 76 संसद की विश्रांति के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो अध्यादेश जो है आपका अनुच्छेद 123 के अधीन है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कि ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ठीक, सही है, पहला सही है। ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले ही यदि दोनों सदन उसका अनुमोदन कर देते हैं प्रवर्तन में नहीं रहता। तो दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 77 देखिए, ये भी आपको बताना कौन सा कथन सही है। कि संसद किसी भी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखिए, कोई व्यक्ति राज्यसभा का अथवा लोकसभा के किसी भी स्थान को भरने के लिए अर्हित है यदि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। 25 वर्ष की आयु तो लोकसभा के लिए ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है। ठीक, तो केवल 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही नहीं है। महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कि संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 30 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत है। 14 दिन का उसको समय दिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रचलन को निर्देशित करता है का निहितार्थ क्या है।
तो इसका निहितार्थ है कि यह परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है या नहीं, तो दी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 है कि लोक अदालतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत। तो देखिए, पहला, लोक अदालतें आपसी सहमति के सिद्धांत और समाधान की स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती हैं। सही है। लोक अदालतें अर्धवैधिक संस्थानों की तरह है। ठीक है। दूसरा भी सही है। किसी राज्य में लोक अदालतों का गठन राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ है कि रिट याचिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि विधि द्वारा स्थापित पदक्रम वाक्यांश को अपनाने से हमारा संविधान के अनुच्छेद 21 ने अमेरिकी विधि सम्मत प्रक्रिया के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश संकल्पना को अधिमान देकर अंगीकृत किया है? ये है आपका इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनका बनाम भारत संघ, यह अनुच्छेद 21 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकहित मुकदमा से क्या अभिप्राय है? तो लोकहित मुकदमे से अभिप्राय है कि लोक क्षति का निवारण, लोक कर्तव्य का प्रवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं, विस्तृत अधिकारों ने डिफ्यूज राइट्स का संरक्षण, सही है, और विधि प्रवर्तक अभिकरण की भर्त्सना। तो 1 और 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में सूची 1 यानी अधिकारिता और सूची 2 के साथ वाद के प्रकार को मैच करना है। तो 84 को मैच कीजिए। एटी 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कि यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को अनुरोध करना हो, तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार या उससे अपवर्जन करता है? कौन है? तो है आपकी संसद विधि द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 87 देखिए, इसमें से आप कौन सा कथन बताना है, कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है, उसके विधि द्वारा नहीं है बल्कि उसका अपना क्षेत्राधिकार है। पहला गलत है। दूसरा, यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त होता है, तो ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरा भी गलत है। ठीक, तो दोनों इसके आंसर गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। देखिए कि न्यायालयों को पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधि मान्यता के परीक्षण की अधिकारिता नहीं है। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, गलत है ये। दूसरा देखिए कि किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसे निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे रीति से प्रस्तुत की गई है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया गया हो। बिल्कुल नहीं, ये राज्य सूची के विषय ये भी गलत है। ठीक, इसमें आप अपील नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ना तो 1 नहीं 2।
क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक, और ये 1956 में इसने पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति। संथानम समिति भ्रष्टाचार से संबंधित है। जीवीके राव समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 है, भारत के संविधान भाग 9 के अंतर्गत 9 के अंतर्गत गठित किसी राज्य का वित्त आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्यपाल को सिफारिश करता है? तो राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा उद्गृहित करों की निवल प्राप्तियों का विवरण। ठीक है, सही है। ऐसे करों का अवधारण जो पंचायतों को सुनिर्दिष्ट किए जाएंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जाएंगे। दूसरा भी सही है। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान करना। तीसरा भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 91, सही विचार करना है, सही कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 243 डी के अनुसार पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। कथन सही है। जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों के लिए आरक्षित है। दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। तीसरा भी सही है। तो डी राइट आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 92, ये आपको मैच करना है और कौन इससे संबंधित है। तो राज मन्नार जो समिति है किससे संबंधित है? तो राज मन्नार समिति जो है प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी आपका सम्मिलित करना है। 52वां संविधान संशोधन आपको पता ही है कि दल बदल से संबंधित है और 57वां संविधान संशोधन ये आपका अनुच्छेद 332 में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो इसका जाएगा तीसरा। और 52वां जो था आपका दल बदल से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु को कम किया गया, 21 से 18 वर्ष किया गया। और 65वां संविधान संशोधन जो है आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन निम्नलिखित में से किस एक में परिवर्तन के लिए अपेक्षित नहीं है? इसलिए नहीं है तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 161। तो डी, तो जो विषय संविधान की परिसंघ संरचना से संबंधित हैं, जो उसका परिसंघ कॉन्फेडरेशन है उससे संबंधित है, उन्हें परिवर्तित करने वाला विधेयक उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए और ऐसा बहुमत उस सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत से अधिक होना चाहिए। ठीक, परिसंघ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 368 का स्वयं उपबंध, इनमें सभी संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का क्या होना चाहिए? अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 95 देखिए
कि निम्नलिखित में से किसी एक संविधान संशोधन अधिनियम में महानगरीय समिति गठित करने का प्रावधान है? कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 अनुच्छेद 243 में इसका उपबंध है। 96 देखिए, संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतःस्थापित भारत के संविधान के भाग 9A निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो जो 9A संबंधित है किसी एक तो प्रशासनिक अधिकरण से, किसी कर के प्रवर्तन या न्याय निर्णय या विचारण से, और दूसरा देखिए तीसरा, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण का न्याय निर्णय या विचारण, औद्योगिक और श्रम विवाद का न्याय निर्णय या विचारण। तो चारों ऑप्शन सही है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 का विषय क्या है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसका विषय मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन किया गया और कहा गया कि कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री का पद आप नहीं प्रदान कर सकते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में एक मद के रूप में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते समाविष्ट हैं? किसमें? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में, सॉरी 7वीं अनुसूची में नहीं है, 7वीं सूची नहीं है, वेतन और भत्ते, ये देखिए ये ऑप्शन में कोई नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची, और तीसरी तो वेतन भत्तों से संबंधित है, और चौथी राज्यसभा में सदस्यों स्थानों के आवंटन से है। तो बी राइट आंसर होगा। चलिए, वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो क्योंकि 100 MCQs थे और प्रश्नों का आकार थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए पूरा देखने का, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।